नाउ अब हम देखेंगे टू कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, दैट इज इथानॉल एंड इथानोइक एसिड। क्या क्या? इथानॉल एंड इथानोइक एसिड। सर CH3CHOH, ये हो गया इथानॉल। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया इसका स्ट्रक्चर, इसका इथानॉल कैसे कहते हैं नोमेनक्लेचर के हिसाब से। और ये है CH3COOH, इथानोइक एसिड। तो इनके बारे में देखेंगे डेली लाइफ में हमें कहाँ इस्तेमाल होता है, इनसे क्या हमारे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इथानॉल पता है, शराब, अल्कोहल इन जनरल हम भी कहते हैं, जैसे शराबी है, शराबी तो वो क्या कंज्यूम कर रहा है? इथानॉल, जो कुछ कंज्यूम कर रहा है उसके अंदर इथानॉल होता है, तो इथानॉल को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, चलिए इथानॉल और इथानोइक एसिड को देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या इथानॉल के? प्रॉपर्टीज है कि इथानॉल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इथानॉल रूम टेम्परेचर कैसा होता है? लिक्विड जैसा होता है। कॉमनली इसे क्या कहते हैं? हम अल्कोहल कहते हैं। ये इंग्रेडिएंट है, मतलब जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाते हैं उसमें ये इसका भी एक पार्ट होता है, मतलब अल्कोहल को भी उसमें ऐड करते हैं, इथानॉल ऐड करते हैं। जैसे इंग्रेडिएंट्स फॉर ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। गुड सॉल्वेंट, देखिए इथानॉल जो है वो गुड सॉल्वेंट है। गुड सॉल्वेंट किसे कहते हैं? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आसानी से डिसॉल्व हो जाए, दैट इज अ गुड सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल वाटर इज ऑल्सो गुड सॉल्वेंट, इन द सेम वे इथानॉल इज ऑल्सो गुड सॉल्वेंट। मतलब वो अपने अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजों क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है। इसलिए क्योंकि ये गुड सॉल्वेंट है, इससे हम मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन में इस्तेमाल करते हैं, कफ सिरप और मैनी टॉनिक्स। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व किया है कि आप जब कफ सिरप पीते हैं, जब उससे आप ड्रिंक करते हैं, तो आप देखिए आपको बहुत नींद आता है। ऐसा लगता है यार मम्मी बहुत नींद आ रहा है, मैंने कफ सिरप पिया है। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, जो कफ सिरप होता है ना उसके अंदर कुछ क्वांटिटी ऑफ इथानॉल होता है। तो जब उसे कंज्यूम करते हैं तो वो आपके क्या करता है? आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको शट डाउन कर देता है, और आपको ऐसा लगता है भाई नींद आ रहा है, चलो भाई मैं चला सोने। ठीक है, तो इसका मेडिसिन में क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि ये गुड सॉल्वेंट है। क्या है ये? गुड सॉल्वेंट, इसलिए इसका मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन में, कफ सिरप्स में, या बहुत सारे टॉनिक्स के अंदर। ठीक है, सोलुबल इन वाटर, इथानॉल खुद वाटर में भी सोलुबल है। ओके, कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथानॉल कॉजेज ड्रंकनेस। अगर आप इथानॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं शराब के तौर पे और डाइल्यूट फॉर्म में, डाइल्यूट किसे कहते हैं? डाइल्यूट कहते हैं बच्चों, जैसे कि सपोज करिए ये है 1 लीटर वाटर, इसके अंदर है 200 ml इथानॉल। ठीक है, दूसरा केस देख लीजिए। दूसरा है आपको सेम बोतल, इसमें भी है 1 लीटर वाटर है और इसमें है आपको 500 ml इथानॉल। तो देखिए वाटर का जो वॉल्यूम सेम है, यहाँ इथानॉल कम है, यहाँ इथानॉल ज्यादा है। तो इथानॉल कम है मतलब ये डाइल्यूटेड फॉर्म में। क्या है? डाइल्यूटेड है। और ये क्या है? कंसंट्रेटेड है। तो किसी चीज का एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर उसकी तादाद ज्यादा होना, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होना, तो उसे हम कंसंट्रेटेड फॉर्म कहते हैं। किसी चीज का किसी सॉल्यूशन के अंदर उसकी तादाद बहुत कम होना, उसे हम डाइल्यूटेड कहते हैं। ठीक है, तो इथानॉल का, बहुत कम इथानॉल का यूज करना एज वाइन या एज अल्कोहल आपको ड्रंकनेस कर देता है, मतलब झूम शराबी। ठीक है, इंटेक ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथानॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट इथानॉल इज लीथल। प्योर इथानॉल को हम कहते हैं एब्सोल्यूट इथानॉल। याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं आपको सीबीएसई वाले, व्हाट इज एब्सोल्यूट इथानॉल? लिख दीजिए द प्योर इथानॉल when ethanol is in pure form, or the pure ethanol is called absolute ethanol, absolute alcohol। सिंपल, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ये लीथल है, इससे जान भी जा सकती है। अगर आप प्योर इथानॉल को कंज्यूम करेंगे बहुत कम क्वांटिटी में भी, तो सिर्फ इथानॉल सॉल्यूशन नहीं, वो शराब जो पीते हैं ना उसमें सिर्फ इथानॉल नहीं होता है, बहुत और भी सारी चीजें होती हैं। तो लेकिन सिर्फ अगर प्योर इथानॉल अगर कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लिए लीथल भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, आपके बहुत सारे आंख या लीवर भी डैमेज हो सकती है, बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कंजप्शन कॉजेस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। जो लोग लंबे समय, अरे अब ये तो बहुत जनरल है, जो शराबी होते हैं देखते हैं, बस
उनका हेल्थ डिटोरिएट करने लगता है, उनकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो नशे के फिराक में लगे रहते हैं, कहाँ से मिल जाए यार, एक पावा मिल जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इथेनॉल्स के कुछ रिएक्शंस देखते हैं। हमने जनरल प्रॉपर्टीज देख लिया, अब इथेनॉल्स के कुछ रिएक्शन देखते हैं। पहला है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम, CH3CH2OH, सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको बनेगा CH3CH2ONS, सोडियम इथेनॉइड प्लस H2 गैस इवॉल्व होगा। आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे सोडियम है, ये सोडियम मेटल को डाला गया है, और ये जो गैस निकल रहा है ये गैस H2 है। क्या है ये गैस? H2 गैस है। ओके, तो जब भी इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम मेटल से तो आपको सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखिएगा आप। एक इसका क्या नाम है बच्चों? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये है पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है कि जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। अब है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हॉट, गरम किया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हॉट मतलब उसे गर्म किया गया है। बहुत दिमाग लगा रहा है सब बैठ करके। ठीक है, तो हॉट इथेनॉल विथ रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स हाइड्रोकार्बन। क्या देता है? हाइड्रोकार्बन। CH3CH2OH का रिएक्शन करा दिया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता है दोस्तों, H2SO4। हॉट है, ये क्या करता है? ये आपको CH3 इथेन में चेंज कर देता है। ठीक है, और H2O को कंज्यूम। अब देखिए यहाँ पे देखिए, बेसिकली ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं इसको? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सॉरी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं? बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट उन्हें कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में किसी कंपाउंड से वाटर को चुरा ले, एब्जॉर्ब कर ले, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है? इथेनॉल में से H2O को निकाल दे रहा है, ऑब्जॉर्व कर ले रहा है। जैसे H2 निकलेगा तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वाटर ऑब्जॉर्ब बाय सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? इट इज अ डिहाइड्रेटेड एजेंट है। क्या है ये? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसे कहते हैं? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिए, सब्सटेंस विच ऑब्जॉर्ब वाटर molecules from compound during chemical reaction। ओके, तो ऐसे चीजों को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बच्चों? ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, नाउ अगर आप इथेनॉल को लार्ज क्वांटिटी में ऑब्जर्व, अब है सर ये इथेनॉल कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में इसका असर कैसे देखने के लिए मिलता है? बेसिकली क्या होता है, जब हम इथेनॉल को लार्ज क्वांटिटी में आपको कंज्यूम करते हैं तो हमारे ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कम कर देता है। क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को स्पीड को कम कर देता है, और केमिकल रिएक्शन को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं बायोलॉजी में। तो लार्ज क्वांटिटी, हमने लार्ज क्वांटिटी में मैंने पी लिया, अब क्या करेगा वो? मेरे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्लो कर देगा, मेटाबॉलिज्म को। जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो करेगा तो अब आपको ना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्शन है, जो इंफॉर्मेशन जा रहा है ब्रेन को, फिर ब्रेन से बॉडी के पार्ट्स पे आ रहा है, वो जो प्रोसेस है आने आने का वो काफी धीरे हो जाएगा, काफी स्लो हो जाएगा। ठीक है, एंड डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब ब्रेन को सिग्नल जा ही नहीं रहा है, उसको मैसेज ही नहीं मिल रहा है सही से, वो काफी धीरे धीरे मिल रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा सब कुछ चंगारम, मतलब अलग ही लेवल पे तुम खेल रहे हो। फिर अब कुछ पता ही नहीं चल रहा। वैसे पेशेंट को आप उसको मारो तोड़ो कुछ भी करो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? अब जैसे सपोज करिए आपने यहाँ पे मुझे पिंच किया तो ये सिग्नल गया मेरे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मेरे ब्रेन के पास गया, फिर ब्रेन को पता चला कि हाँ किसी ने पिंच किया है, पेन हुआ है। यहाँ पे जो पेन रिसेप्टर्स है उन्होंने एक सिग्नल दिया। अब सपोज करिए मैं अल्कोहल कंज्यूम करके आया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, उसने क्या किया मेरे बॉडी के अंदर
जो कंजप्शन है, मेरे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको उसने स्लो डाउन कर दिया है। अब जब स्लो डाउन किया तो उस कंजप्शन की वजह से, इथेनॉल के कंजप्शन की वजह से मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत कम काम कर रहा है। अब जैसे पिंच करोगे ना तो यहाँ के जो पेन रिसेप्टर्स है वो मैसेज तो भेजेंगे पर वो ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं जल्दी, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो बस तो एंड डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लीड्स द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसलिए अब वैसा उनको चल भी नहीं पाएगा, ऐसा बस वो ना ये। तो कोऑर्डिनेशन में जो उसके बॉडी पोस्चर है उसको कोऑर्डिनेट करने में कितना चलना चाहिए, कैसे कहाँ झुकना चाहिए, ये सब उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। मेंटल कंफ्यूजन, उसको कंफ्यूजन होने लगेगा, कोई क्या कह रहा है वो उसे याद नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्रेन तक तो मैसेज ढंग से जा ही नहीं रहा है। डॉसिनेस एंड देन स्टुपर। स्टुपर क्या कहते हैं? स्टुपर शायद मेरे हिसाब से मिर्गी, ऐसे नहीं था कुछ इंटरनली कुछ इफेक्ट, बहुत अजीब से चिल्लाहट या पागल लोगों की तरह बिहेव करना। ठीक है। तो ये लार्ज क्वांटिटी में इथेनॉल को कंजप्शन को कहते हैं। नाउ इंडिविजुअल फील रिलैक्स्ड, तो जब ये सब कुछ होता है तो अब क्या है कि जो इंडिविजुअल होता है क्योंकि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो गया है, वो लीड्स टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, उसको कंफ्यूजन हो रहा है, उसका दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसको कैसा लगेगा? सब रिलैक्स है, चिल विदाउट, और उसको इस चीज का रियलाइज नहीं हो रहा होता है उस वक्त जब वो ड्रंकनेस में है कि उसका जो सेंस ऑफ इंडल्जमेंट है, सेंस ऑफ टाइमिंग है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, वो सब कुछ बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। शराबी को पता चलेगा कि उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, नहीं। तो इससे क्या होता है, जो लोग बार बार पीते हैं तो उनका जो मेंटल हेल्थ है, जो मस्कुलर हेल्थ है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और वैसे लोगों को चाहिए कि वो कंसल्ट करे, डॉक्टर से दिखाए, अपने रिहेबिलिटेशन कैंप जाए। तो बेसिकली प्रोसेस क्या है कि लार्ज क्वांटिटी में जब आप इथेनॉल को, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, इथेनॉल को जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। फिर जब मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो डाउन होता है तो आपका जो ब्रेन के पास सिग्नल आने का जो टाइम है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है या डिप्रेस हो जाता है, जाता ही नहीं है। इससे क्या होता है कि आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते अपने बॉडी को, कैसे चलना है, सही से चलना है, सोच नहीं पाते ढंग से, किसी को कुछ भी बोल देते हैं आप। जब इतना कुछ होता है तो इस स्टेज पे आने के बाद इंडिविजुअल कैसा फील करता है? रिलैक्स्ड। उसको मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है दुनिया में क्या चल रहा है, उसे कुछ याद ही नहीं है कुछ। ऐसे में क्या है कि उसको तो रियलाइज नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, प्लस उसको इस चीज का भी रियलाइज नहीं है कि भाई उसने ये सब करने के बाद अपने बॉडी में जो ब्रेन में सिग्नलिंग का जो काम है, जो नॉर्मल फंक्शन होता है, जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस सबको उसने इम्पेयर कर दिया है, उसको मतलब हिंड्रेंस क्रिएट किया है उनके बीच में, और वो उनके सेहत के लिए सही नहीं है, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सही नहीं है। ठीक है। नाउ मिथानॉल का स्मॉल क्वांटिटी, मिथानॉल के स्मॉल क्वांटिटी भी अगर आप इनटेक कर लेते हैं तो आपकी मौत हो सकती है। तो इथानॉल से ज्यादा डेंजरस तो मिथानॉल होता है। ठीक है। यहां पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल एन अल्कोहल है। इथाइलिन ग्लाइकोल एक अल्कोहल है जो कि जो कंट्रीज बच्चों, जो कंट्रीज में काफी ज्यादा ठंड होती है, बर्फबारी होती है, तो वहां पे इस चीज को इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो उनके ऑटोमोबाइल्स का जो सिस्टम है वो फ्रीज आउट ना हो। अरे आप ये ऐसे सोचे ना कि आप गए कनाडा साइड में या अंटार्कटिका या आर्कटिक रीजन में, बहुत जो बर्फीले एरिया है, वहां आप गए, वहां पे सिर्फ इतना टेम्परेचर है -30 डिग्री, -40 डिग्री या -15 डिग्री, 20 डिग्री। अब वहां पे आप कार लेकर के गए और कार में जितना भी जो उसके कार के जो सिस्टम्स है वो फ्रीज आउट हो जाए, जम जाए, तो कार चलेगी कैसे? तो ऐसे में क्या करते हैं हम, इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करते हैं कार के अंदर। ये बेसिकली लिक्विड क्या करता है कि जो फ्रीज होने का जो टेम्परेचर है उसको और ज्यादा घटा देता है। मतलब जो उसका ऑटोमोबाइल का जो कार है जो -10 डिग्री सेल्सियस पे उससे फ्रीज होना था, अब वो -10 डिग्री सेल्सियस पे ना होकर के -40 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज होगा। तो उसने क्या किया, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया। ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल इज अ कंपोनेंट ऑफ एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज मतलब फ्रीज नहीं होने देता है, विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कूलिंग सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। और जो कूलिंग सिस्टम है ऑटोमोबाइल्स को, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसे जमने नहीं देता है। ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन समवन कंज्यूम्स मिथानॉल। जब कोई मिथानॉल कंज्यूम करता है तो बेसिकली होता क्या है, मैंने कहा ना थोड़ा सा भी मिथानॉल कंज्यूम करेगा तो ऐसे लोग की डेथ भी हो सकती है। तो बेसिकली क्या होता है, मिथानॉल जो कंज्यूम करता है, तो मिथानॉल अल्कोहल लिए, अल्कोहल जैसे लिए तो आपकी लीवर के पास जाएगा,
हाँ लीवर इधर ही होता है तो लीवर के पास जाएगा, तो जब लीवर के पास जाएगा तो मिथानॉल को मिथानल में चेंज कर देगा। किसमें चेंज कर देगा? मिथानल में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो ये जो मिथानल लीवर के अंदर मिथानल में चेंज हो गया, फिर रिएक्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल। और ये जो मिथानल है, अल्डिहाइड है, ये सेल्स के कंपोनेंट के साथ जाकर के रिएक्शन करेगा। और सेल के कंपोनेंट्स में किसके साथ? जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है, मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसके साथ रिएक्शन करेगा, और उस फ्लूइड को पानी लाइक स्ट्रक्चर को जमा देगा, एकदम उसको कोगुलेट कर देगा। और कोगुलेट करेगा तो सेल ऑटोमेटिक ही डेट कर जाएगा। ठीक है, एंड कोगुलेट द प्रोटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल देखिए, अंडा को आप उबालते हैं, जब अंडा इनिशियली जब अंडा जो होता है एक को जब उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो देखो काफी फ्लूइड और चिपचिपा और लिक्विड फॉर्म होता है। वैसे ही सेल के अंदर फ्लूइड होता है। जब उसे आप बॉयल कर देते हैं, तब उसे आप छीलते हैं तो देखो काफी एकदम डेंस हो जाता है, एकदम आप उसको कोगुलेट कर जाता है। इन द सेम वे जब मिथानल, अल्कोहल नहीं, मिथानल जो कि लीवर में बना है, जब वो सेल से इंटरेक्ट करता है तो वो क्या करता है? सेल के प्रोटोप्लाज्म को अंडा की तरह कोगुलेट कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है उसमें। ठीक है, मिथानॉल इफेक्ट्स आल्सो ऑन द ऑप्टिक नर्व्स लीड्स टू ब्लाइंडनेस ऑन। देखिए ये आईज है, आईज में कुछ ऑप्टिक नर्व्स होते हैं जो कि सिग्नल भेजते हैं आपको ब्रेन को। तो मिथानॉल जो पीता है तो जो इसमें जो अल्डिहाइड बनता है, मिथानॉल बनता है, वो ऑप्टिक नर्व को भी काफी ज्यादा इंपेयर करता है, अफेक्ट करता है, और इससे आदमी क्या होता है? अंधा होने लगता है, ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है। देखिए ये है, आपने जो अल्कोहल पिया है, ये आपको मिथानॉल, ये आपके लीवर में गया है। मिथानॉल आपको देखिए यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, इसी को मिथानल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथानल। नल और नॉल दोनों में अंतर है। मिथानल इज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, मिथानॉल इज अल्कोहल OH ग्रुप। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बना, फिर ये फॉर्मिक एसिड में चेंज हुआ, फॉर्मिक एसिड गया है। देखिए ये फॉर्मिक एसिड बना, एक एसिड बना, फिर किसमें? मिथानोइक एसिड में। अब मिथानोइक एसिड का ही कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। मिथानॉल का कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। मैं यहां पे लिख दूं फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड में क्या है बच्चों? फॉर्मिक एसिड है, जनरल नेम है, इसका यूपीएससी नेम क्या है? वो है आपको मिथानोइक एसिड, और ये एसिड ग्रुप है, फंक्शन इतना तो आपको पता चल रहा होगा। फिर है फॉर्मल्डिहाइड, ये होता है आपको मिथानॉल। ठीक है, कॉमन नेम। और ये क्या आपको बच्चों? IUPAC नेम। इन द सेम वे ये भी आपको कॉमन नेम, और ये है IUPAC नेम। ठीक है, इन द सेम वे कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे एसिटल डिहाइड कहते हैं, ये आपको बेसिकली ये कॉमन नेम है, और ये बेसिकली होता क्या है? इथानल। इथानल को एसिटल डिहाइड भी कहते हैं। और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये आपको इथानोइक एसिड को कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों सेम चीज है। ये आपको, ये वाली चीज आपको कॉमन नेम में आती है, और ये चीज आपको IUPAC नेम है। ठीक है, तो जो फॉर्मिक एसिड है जो कि अल्डिहाइड से बना है, ये आपको ब्लड के अंदर जाता है, मेटाबॉलिज्म को काफी स्लो डाउन कर देता है। फिर दूसरी बात की रेटिना पे जा करके एक्ट करता है और ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करता है। रेटिना में, रेटिनल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व्स टॉक्सिसिटी एंड ब्लाइंडनेस, उस पर इफेक्ट करता है, उनके फंक्शंस को इम्पेयर करता है और ब्लाइंडनेस कॉज करता है। ठीक है, इथानॉल जब इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पे, क्योंकि मैं बताया इथानॉल इज अ गुड सॉल्वेंट, तो आपको चूंकि इंडस्ट्रीज में आपको लोग होते हैं, वहां काम करते हैं, अब लोग होते हैं तो वहां पे कुछ शराबी भी होंगे, तो उन शराबी से इथानॉल को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि इथानॉल के अंदर कुछ पॉइजनियस चीजों को ऐड कर देते हैं। और ऐड कर दिए पॉइजनस चीजों, क्यों? क्योंकि जो वहां पे लोग हैं, वो जो इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं, वो इथानॉल को कंज्यूम ना करें। और प्लस इथानॉल और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ना, तो इथानॉल को पहचाना जा सके तो उसमें हम एक डाई या कलर भी ऐड कर देते हैं कि ये पहचानने कि भाई बहुत सारे जो केमिकल रखा हुआ है, ये वाला जो केमिकल है ये आपको इथानॉल है। तो ये प्रोसेस करना जिसमें इथानॉल को अनफिट बनाना कंजप्शन के लिए, मतलब उसे ऐसा बना देना कि कोई उसे कंज्यूम ना कर पाए, और उसे पहचानने के लिए कि किसी पार्टिकुलर कंटेनर में इथानॉल ही रखा हुआ है, उसमें डाई का इस्तेमाल करना, इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ इथानॉल। क्या कहते हैं इसको? डीनेचुरेशन ऑफ इथानॉल।
तो इथानॉल को इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, प्रिवेंट फ्रॉम द कंजप्शन, ताकि इसे कोई कंज्यूम ना करे। आपको पॉइजनस सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है, और पॉइजनस सब्सटेंस क्या है, मिथानॉल और डाई ऐड किया जाता है, किसके लिए, कलर के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड डीनेचुरेटेड अल्कोहल, ठीक है। शुगर, अच्छा एक और देखिए, शुगर कैन प्लांट्स, जो गन्ना होता है वो बेसिकली करता है क्या है, सनलाइट को ऑब्जर्व। वैसे इन जनरल प्लांट्स सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए शुगर कैन जो प्लांट है, ये भी ग्रीन प्लांट होता है, ये क्या करता है, एफिशिएंट कन्वर्टर होता है। ये क्या एफिशिएंटली क्या कन्वर्ट करता है, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है। एज ग्लूकोज और स्टार्च या जो कुछ कह लीजिए। फिर शुगर कैन जब वो उसने सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर किया, तो अब हम क्या करते हैं, उसमें से जूस निकालते हैं उसी केमिकल एनर्जी को, फिर जूस को चेंज करते हैं मोलेसेस में, फिर मोलेसेस को फर्मेंटेट कर देते हैं किसमें, अल्कोहल में। फिर अल्कोहल में कौन सा, इथानॉल में उसका फर्मेंट करते हैं। और इस इथानॉल को बहुत सारी कंट्रीज एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो काफी ज्यादा आपको कंप्लीट होता है, और इसमें पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो इन दिनों बहुत सारी कंट्रीज बायोफ्यूल का, जो आप जिक्र सुनते हैं कि बायोफ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, बेसिकली क्या होता है कि पेट्रोल के साथ इथानॉल अब क्या हो रहा है, ब्लेंडिंग किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम इथानॉल का इस्तेमाल करें और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करें। वो एक अलग टॉपिक है, कभी डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। तो शुगर कैन का इस्तेमाल होता है, और ये एज अ बायोफ्यूल बहुत ही, मतलब इसका फ्यूचर देखा जा रहा है कि हाँ आगे चलने के बाद पेट्रोलियम पे हमारी डिपेंडेंसी है वो काफी कम हो जाएगी, और इनडायरेक्टली सनलाइट एनर्जी को हम आपको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, शुगर कैन को मोलेसेस में चेंज करते हैं, ये फर्मेंटेड होता है, उसको मोलेसेस जो होते हैं उसको फर्मेंट किया जाता है अल्कोहल में, इथानॉल में, और इसी इथानॉल को इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी कंट्रीज पेट्रोल के साथ एज अ फ्यूल के फॉर्म में, ठीक है। अब इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड को हम कहते हैं एसिटिक एसिड। इथानोइक एसिड के देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आप इन जनरल कुछ प्रॉपर्टीज को लिख लीजिएगा। नाउ कुछ केमिकल रिएक्शन देखिए, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, देखिए एस्टर, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बेसिकली होता है क्या, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल फॉर्म्स एस्टर एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। एसिड का अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो एस्टर्स बनता है, और जो प्रोसेस होता है जिससे आप एस्टर बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन, ठीक है। इसका केमिकल रिएक्शन हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं स्टेरिफिकेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इथानोइक एसिड ले लीजिए, CH3COOH, ये एसिड हो गया, और इसका इथानॉल से CH2OH से रिएक्शन कराइए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 COOC2H5, ठीक है। C2H5 ये एक एस्टर है, प्लस साथ में वाटर रिलीज होगा, ठीक है। यहां देखिए ये है इथानोइक एसिड, और ये है इथानॉल, और प्रोडक्ट क्या बना है, एस्टर, प्रोडक्ट क्या बना है, एस्टर, और इसका नाम क्या है, इथाइल इथानोएट, ठीक है, और वाटर। तो ये प्रोसेस, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन होता है, जिसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है आपको एस्टर बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। एस्टर क्या है, एस्टर क्या है, जनरली स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ये काफी स्वीट स्मेलिंग होता है, मीठा इसका स्मेल होता है। यूज इन परफ्यूम्स, इसका इस्तेमाल परफ्यूम्स में करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, किसी चीज में अगर स्मेल डालना है, अच्छा स्मेल डालना है तो हम एस्टर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए एक है कि जो बनाना होता है काफी स्वीट स्मेलिंग जो देता है वो बेसिकली देता क्यों है, इससी एरोमेटिक एस्टर। एरोमेटिक एस्टर क्या होता है, बस इतना याद रखिए, एरोमेटिक वैसा सब्सटेंस होता है जिसमें बेंजीन रिंग होता है। अब बेंजीन रिंग क्या होता है, मतलब ऐसा कुछ एक, जब कोई रिंग होता है किसी कंपाउंड के अंदर तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो एरोमेटिक एस्टर के वजह से जो बनाना होता है उसका स्मेल काफी स्वीट होता है, ठीक है। नाउ अब देखिए, एस्टर जो कि बना है एसिड और अल्कोहल से, अब अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर देते हैं, तो फिर जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब अब हमें फिर से हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, अल्कोहल और एसिड।
फॉर्म्स अल्कोहल एंड एसिड, रिवर्स रिएक्शन ऑफ स्टेरिफिकेशन, ठीक है। और इस रिएक्शन का पर्टिकुलर नाम क्या है, सपोनिफिकेशन है, बिकॉज इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। इसको सपोनिफिकेशन क्यों कहते हैं, कि इसको सोप्स बनाने में इसी रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। क्या होता है, स्टर का हम रिएक्शन कर देते हैं NaOH के साथ, तो आपको बनता है एसिड प्लस अल्कोहल। जस्ट देखिए इस रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है, इस रिएक्शन का क्या है, जस्ट अपोजिट है, ओके। सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप्स क्या होते हैं बच्चों, ये बेसिकली पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो सोप का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है C17 मतलब 17 कार्बन, H35 COONA, ठीक है। ये आपको सोप का फॉर्मूला है, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम डिटर्जेंट और सोप के बारे में, जब हम इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है उस पर देखेंगे तो हम इसके बारे में, ये उसका केमिकल फॉर्मूला एक एग्जांपल है सोप का। अब है, चलिए रिएक्शंस विद बेस देख लेते हैं। किसका रिएक्शन विद बेस, किसका, इथेनोइक एसिड का। Like mineral acid, ethanoic acid reacts with base NaOH to give salt, sodium ethanoate, commonly called sodium acetate, and water. जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इन द सेम वे इथेनोइक एसिड जब रिएक्शन करता है बेस के साथ, तो आपको एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम सोडियम इथेनोएट है या सोडियम एसिटेट कह सकते हैं, और वाटर बनता है, ठीक है। रिएक्शन लिख सकते हैं आप, इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस NaOH के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको जो आपको प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3COONA प्लस H2O। ये आपको क्या है, ये आपको सोडियम एसिटेट, या इसी को आप सोडियम इथेनोएट कह सकते हैं। ये क्या है आपको, ये आपको कॉमन नेम, ये आपको IUPAC नेम, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब इथेनोइक का रिएक्शन हम देखेंगे किसके साथ, कार्बोनेट्स और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ। जब आपको कार्बोनेट्स हो या हाइड्रोकार्बोनेट्स, जब आप एसिड का रिएक्शन करते हैं, जैसे कि CH3COOH Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो आपको वो सेम चीज सोडियम इथेनोएट बनेगा, CH3COONA प्लस CO2 गैस बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ देख लीजिए CH3COOH इथेनोइक एसिड का रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेम चीज बनेगा आपको CH3COONA प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिवॉल्व होगा, ठीक है। जब आप इथेनोइक एसिड का सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, तो प्रोडक्ट मिलता है, वो मिलता है सोडियम एसिटेट मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगर इथेनोइक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, सोडियम एसिटेट मिलता है और वाटर मिलता है। आप इन केमिकल रिएक्शंस को आप देख सकते हैं। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो है सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। सोप्स किसे कहते हैं और सिंथेटिक डिटर्जेंट किसे कहते हैं। देखिए डिटर्जेंट पहले किसे कहते हैं, ये देख लीजिए। डिटर्जेंट क्या है, अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ रिमूविंग डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम एनी फैब्रिक और बॉडी इज कॉल्ड डिटर्जेंट। ऐसा कोई सब्सटेंस जो कपड़ों से गंदगी को रिमूव करने में मदद करता है, वैसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट, याद रखिएगा। तो सोप भी डिटर्जेंट है और सिंथेटिक डिटर्जेंट भी डिटर्जेंट है। तो डिटर्जेंट आपको दो तरह का होता है, एक होता है सोप, हम इसके बारे में देखेंगे किसे कहते हैं, बहुत ही मतलब अच्छे से देखेंगे, और दूसरा है डिटर्जेंट, ठीक है। अब देखिए आपको अभी पता था सोप कैसे बनता है, जब स्टर का रिएक्शन कराते हैं, क्या कहते हैं, यहां पे देखिए सोप वाले केस में जब हम स्टर का रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, देख रहे हैं यहाँ पे स्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलता है एसिड और अल्कोहल, रिवर्स है सल्फोनिफिकेशन पे। तो यहाँ पे जो सोप है वो सोप बेसिकली क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जो एसिड मिलता है ये आपको बेसिकली क्या होता है, सोप ही होता है, ठीक है। सोप आपको कैसे मिलता है,
सोप जो आपको मिलता है वो आपको ईस्टर का रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें मिलता है सोप प्लस अल्कोहल। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है एक सोप का। ये देखिए ये पार्ट से लेकर के ये पार्ट, ये सिर्फ इसमें देखिएगा हाइड्रोकार्बन पार्ट है। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है और दूसरा है आयोनिक पार्ट। आयोनिक पार्ट मतलब चार्ज वाला पार्ट। चलिए मैं दो टर्म्स को पहले अच्छे से बता दूं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब सबको पता है बच्चों, यस सर, ये है वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर। फिलिक नहीं पता, फोबिक तो पता होगा। अरे कहता ना हाइड्रोफोबिया हो गया मुझे डर लगना, दूर भागना, रिपल्सिव होना, तो दैट इज अ फोबिया। उसी फोबिया से वर्ड आया फोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से दूर रहना चाहता है, उससे चीज को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और जस्ट फोबिक का उल्टा होता है फिलिक। फिलिक मतलब वाटर लविंग, जो पानी के करीब रहना चाहता है, उसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ठीक है, फोबिक मतलब वाटर रिपल्सिव और फिलिक मतलब वाटर लवर या रिपल्सिव या हेटर कह सकते हैं, वाटर हेटर। ठीक है, तो ये जो सोप बनता है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा है यहाँ पे, ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है आपको कुछ ऐसा, ये दो पार्ट से बनता है। ठीक है, CH3 CH2 ऐसे कर करके और CONA+। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है कार्बन हाइड्रोकार्बन वाला, ये होता है हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है बच्चों, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी के साथ इसका बनता ही नहीं है, ये पानी के साथ रहना ही नहीं चाहता, पानी से दूर भागता है। और ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये है हाइड्रोफिलिक। कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। ये भाई साहब हमेशा पानी के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो सोप का मॉलिक्यूल एक पार्ट जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, वो आपको हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो आपको हाइड्रोफोबिक है, और एक पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक है। आयनिक पार्ट क्या है बच्चों, हाइड्रोफिलिक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, इसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए, अच्छा चलिए इसको ऐसे याद रखिए, चर्बी देखा आपने, चर्बी फैट और पानी वाटर, उसमें कोई रिलेशन होता नहीं होता। तो बेसिकली चर्बी होता क्या है, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बनता है, दैट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन्स, फैट जो होता है। तो इसीलिए जो सोप होता है उसका एक पार्ट जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं कि फैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक पार्ट आयोनिक होता है जो सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब ये है डर्ट। क्या है ये, डर्ट है। याद रखिए डर्ट जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। डर्ट्स ओइल्स डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, मतलब ये भी कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक वाला एक साथ ही रहेंगे ना। तो सपोज करिए ये है सोप, क्या है, ये एक सोप है। ये वाला पार्ट है हाइड्रोफोबिक, ये है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक क्या होंगे, एक साथ रहेंगे। ये है, आप देख लीजिए, ये है एक बीकर है। क्या है ये बच्चों, एक बीकर है, इसमें है डर्ट। क्या है, डर्ट है। इस बीकर के अंदर आपने क्या मिलाया, पानी मिलाया, वाटर मिलाया। क्या मिलाया, वाटर मिलाया आपने, और फिर पानी के बाद इसमें आपने ऐड किया सोप। क्या ऐड किया बच्चों, सोप ऐड किया। जैसे सोप ऐड किया तो मैंने बताया सोप मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, ऐसा होता है। एक होता है हाइड्रोफोबिक, इसको ऐसे देख लो, तो ये है हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, और ये है हाइड्रोफिलिक। याद रखिएगा हाइड्रोफोबिक के साथ हाइड्रोफोबिक ही रहता है। ठीक है, तो डर्ट है हाइड्रोफोबिक, और सोप में हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों है। तो हाइड्रोफोबिक जो सोप का है वो साथ जाएंगे, और फोबिक के साथ फोबिक का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो सोप मिलाएंगे तो इसमें बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, और जैसे मिला दिया, और ये वाला पार्ट कैसा, हाइड्रोफिलिक है, और ये वाटर के साथ चला जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर बनेगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें क्या होगा कि हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट के साथ जा करके कंबाइन कर जाएगा, और उसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी के साथ हो जाएगा।
तो ये जो स्ट्रक्चर सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है इसे हम मिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिसेल्स कहते हैं। और फिर यही आपको क्या कहते हैं, डर्ट को जब इसको आप रगड़ते हैं कपड़े को तो ये क्या करते हैं, जो सोप के पार्टिकल्स होते हैं डर्ट को तोड़ देते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे दिखा दूं मैं आपको। डर्ट ऑयल्स डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अब है मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बता दिया, यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम है सोप का, और इस सोप का नाम क्या है? सोडियम एस्टेरिएट है। ठीक है, कार्बन चेन डर्ट ऑयल, ये है आपको कार्बन चेन है, और आयनिक एंड वाटर है, ये वाला है। Soap molecule structure forms micelles where one end towards oils, dirt and the other end ionic faces outside. Micelles forms emulsion in water. Micelles क्या बनाते हैं? Emulsion in water बनाते हैं। Emulsion किसे कहते हैं? ये आपको 9th क्लास में बताया गया है, आप जाइए वहां से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो जो मिसल्स होते हैं वो पानी के अंदर इमल्सन फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप अच्छे से देखिए, ये सोप का मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोफिलिक है, और ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है। कैसा? हाइड्रोफोबिक है, और एक सोप का मॉलिक्यूल है। और ये देखिए यहाँ पे है आपको डर्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है सोप का आकर के डर्ट से मिल गया है, और बाहर की तरफ क्या है, ये वाटर के साथ ये कंबाइन हो गया है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मिसेल्स। ठीक, क्या कहते हैं बच्चों? मिसेल्स कहते हैं। हेयर नाउ soap micelles help in pulling out the dirt and we can wash the clothes. तो आखिर में कौन डर्ट को निकालने में मदद करता है, सोप या सोप मिसल्स? सोप मिसल्स। पहले सोप मिसल्स बनेगा तभी तो आपको डर्ट को बाहर निकालेगा। सोप को सिर्फ डाल दोगे थोड़ी ना, सोप जाएगा डर्ट के चारों तरफ अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को जाकर अटैच करेगा, तब मिसल बनेगा, तब आप उसको डर्ट को क्लोथ से या किसी चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। सोप्स एंड हार्ड वाटर फॉर्म्स स्कम। अच्छा, अब हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, क्या सर हार्ड वाटर का मतलब होता है काफी ज्यादा सख्त है वो? नहीं बच्चों, देखो हार्ड वाटर दो तरह का होता है, ये आपको 11th में बताया जाएगा। एक वो वाटर होता है जिसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, एक वो वाटर होता है जिसमें आप हार्ड वाटर कहते हैं। सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं? सॉफ्ट वाटर में कुछ ऐसे एलिमेंट डिसॉल्व होते हैं उस वाटर के अंदर जो कि उनको सॉफ्ट वाटर की डेफिनेशन दी जाती है। हार्ड वाटर में क्या होता है कि इस वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस डिसॉल्व होते हैं, इसलिए इसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। और जब सोप का हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन होता है, हार्ड वाटर में क्या है बच्चों? मैग्नीशियम है, कैल्शियम सॉल्ट, सर आपने अभी यही बताया। तो हार्ड वाटर के अंदर वाटर और मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, जब ये सोप के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्कम बनाते हैं, बहुत ही इनसॉल्युबल चिपचिपा। अच्छा, इन जनरल देखिए, आप कभी कभी कहीं ऑब्जर्व करते होंगे, अगर आपके घर में हार्ड वाटर आ रहा है और आप नहा रहे हैं, जब नहाइएगा तो आप अपने बाल में देखिए काफी चिपचिपा हो गया। कैसा हो गया? चिपचिपा हो गया। तो आप समझ लीजिएगा जो आपका पानी आ रहा है आपके घर में वो कैसा है? हार्ड वाटर है। और अगर वो हार्ड वाटर है, अगर चिपचिपा हो गया है, मतलब आपके पानी के अंदर क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का, ये आपको है स्कम। क्या है ये? इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है ये, मतलब ये जो सॉल्युबल नहीं है पानी के अंदर। और आपका बाल देखिए, मैम को देखिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए आप, इनका जो बाल है काफी चिपचिपा हो गया क्योंकि इन्होंने साबुन का इस्तेमाल किया है किसमें? हार्ड वाटर में। नाउ सिंथेटिक डिटर्जेंट, दूसरा क्या है? सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट ये एक टाइप है डिटर्जेंट का, तो याद रखिएगा, सोप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इज अ टाइप ऑफ डिटर्जेंट एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिटर्जेंट। जब भी हम इन जनरल कहेंगे सर डिटर्जेंट, इसका मतलब होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। ओके, synthetic detergent the sodium salts of sulfonic acid or ammonium salts with chlorides and bromides। जैसे आपको सोप में था कि आपको सोडियम और पोटेशियम आयंस का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हाइड्रोकार्बन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड था। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है? सोडियम सॉल्ट्स है, सल्फोनिक एसिड का और अमोनियम सॉल्ट्स का, और इसमें क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयंस भी होते हैं। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या है? सोडियम salts of sulfonic acid या ammonium salts with chlorides and bromides। ammonium salts of chlorides and bromides, ये आपको कंपोनेंट्स हैं डिटर्जेंट के, मतलब सिंथेटिक डिटर्जेंट के।
और सोप में क्या था, सोडियम एंड पोटेशियम चेन ऑफ लार्ज चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चार्ज इन डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल, अच्छा यहाँ पे जो चार्ज इन है मतलब ये जो क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स हैं, क्या है, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स हैं या सल्फोनिक एसिड, इसमें जो चार्ज चेंज है ये आपको रिएक्शन नहीं करता है हार्ड वाटर के मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ। जब ये रिएक्शन नहीं करते हैं उनके सॉल्ट के साथ, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट के साथ, तो आपको डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम करता है। तो याद रखिएगा, हार्ड वाटर में कौन सा डिटर्जेंट काम नहीं करता है, सोप। सोप एक तरह का डिटर्जेंट है, वो हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा, लेकिन हार्ड वाटर में सिंथेटिक डिटर्जेंट काम करता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। यह आएगा कि आपको सोप और आपको एक पानी दिया गया है जिसमें आपने सोप डाला है तो उसमें कोई झाग नहीं बन रहा है, लेदरिंग नहीं हो रहा है, और उसी पानी में जब आपने एक दूसरा सब्सटेंस मिलाया है तो उसमें काफी झाग बन रहा है। तो बताइए इसमें से कौन सा सोप है और कौन सा डिटर्जेंट है। तो जिसमें झाग नहीं बन रहा है, लेदरिंग नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए वो क्या है, सोप है। और जिसमें बहुत ज्यादा झाग बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, डिटर्जेंट है। और कौन सा, सिंथेटिक डिटर्जेंट है। ओके, चार्ज इन डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ हार्ड वाटर, दे आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। कौन, सिंथेटिक डिटर्जेंट। इट इज यूज इन शैम्पू, जो आप शैम्पू यूज करते हैं उसमें क्या होता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्ट्स ऑफ क्लीनिंग क्लोथ्स, जो कपड़े साफ करने के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें यही होता है। कैसे डिटर्जेंट किसी चीजों को साफ करता है उसका प्रोसेस देखिए। सोप और डिटर्जेंट डिसॉल्व्स इन वाटर, आप पहले सोप और डिटर्जेंट को पानी में डिसॉल्व करिए। इसके पार्टिकल्स सर्फेक्टेंट आयंस ओरिएंटेड देमसेल्फ इन द गैसेस एंड वाटर। अब देखिए ये जो सोप है जाके डर्ट के साथ ये एक मिसल टाइप फॉर्मेशन कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे, उसके चारों तरफ जाकर के वो रीअरेंज हो जाते हैं। फिर रीअरेंज होने के बाद आपको ये पार्टिकल्स हैं ये सरफेस को छोड़ देता है। तो फिर क्या, एजिटेशन बिगिंस टू सेपरेट ग्रीस फ्रॉम सरफेस। एजिटेशन मतलब उसको काफी जोर से आप हिलाते हैं, रगड़ते हैं, एजिटेट करना। आप वॉशिंग मशीन में देख लीजिए, एजिटेटर होता है, वो रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्व करता है तो क्या करता है, बेसिकली जो मिसल्स फॉर्मेशन हुआ है अब उस चीज को क्या करेगा, उस डर्ट को खींचेगा, बाहर की तरफ खींचेगा और डर्ट को क्या करेगा, कपड़े से रिमूव करेगा। देन प्रोसेस कंटिन्यू, और ये तब तक होता रहेगा जब तक डर्ट बाहर ना आ जाए, एंड क्लीनिंग कंप्लीट। और इससे क्या होगा, सरफेस से डर्ट हट जाएगा। आप इन जनरल आप देख लो डायग्राम में बहुत अच्छे से इस चीज को दिखाया गया है। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप आता है कि आखिर में सोप कैसे किसी चीज को क्लीनिंग करता है। तो याद रखिएगा, पहले सोप या डिटर्जेंट को सोप की बात करते हैं, सॉरी, पहले सोप को ऐड करेंगे। सोप जब ऐड हो जाएगा तो वो मिसल्स का फॉर्मेशन बनाएगा। जब मिसल फॉर्मेशन करेगा तो जो जिस चीज को साफ करें उसे एजिटेट करिएगा, उससे रब करिएगा। जब रब करिएगा तो जो मिसल्स है उस डर्ट पार्टिकल्स क्या करेगा, सरफेस से खींच करके बाहर निकाल देगा और ऐसे आपका कपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है। देसी अंदाज में आप इसको अपने तौर पे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको किताबी लैंग्वेज लिखना हो। इन जनरल आप लिखिए जो प्रोसेस है कि साबुन का मिलाना, सोप का मिलाना या डिटर्जेंट का मिलाना, फिर उसके बाद मिसल्स का फॉर्मेशन होना, फिर मिसल का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा और स्पेसिफाई करिएगा हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जाके डर्ट से मिल गया है, सारी कहानी लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा कि उसको एजिटेट करते हैं या रब करते हैं। रब करने के बाद जो डर्ट पार्टिकल्स होता है वो सरफेस से, जो क्लोथ्स का सरफेस है उससे वो बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद जो क्लोथ होता है साफ हो जाता है। इन दिस वे द क्लोथ्स बिकम क्लीन, ठीक है। नाउ हमने यहाँ तक कार्बोनिक्स कंपाउंड हमने टोटली कंप्लीट कर दिया। इसमें हमने देखा कि कार्बन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्यों कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज्यादा डेली लाइफ में हमें कार्बन कंपाउंड देखने के लिए मिलते हैं। फिर हमने देखा कि कार्बन को उसका नोमेनक्लेचर क्या है, उसे हम कैसे सही ढंग से लिख सकते हैं। जब बहुत इतने सारे कंपाउंड्स अगर मिल रहे हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट है, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। फिर हम टाइप्स ऑफ कुछ स्पेशल केमिकल रिएक्शंस देखे हाइड्रोकार्बन्स का। फिर उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का नाम के बारे में जाना, वो इथानॉल, इथानोइक एसिड। फिर उसके बाद सोप और डिटर्जेंट के बारे में देखा और यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अब क्या है कि हम एक छोटा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, मैं उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां विजिट करके देख सकते हैं, जिसमें ये डिस्कस होगा इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन हम पूरा डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वीडियो होगा ताकि जल्दी से, पर उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लेक्चर को एक बार थ्रूली जाइए और अच्छे से मेहनत करिए, चीजों को जनरलाइज करिए, आसपास ऑब्जर्व करिए। जो चीज मैंने बताई है, चाहे वो इथानॉल एसिड के बारे में हो, इथानोइक एसिड के बारे में या इथानॉल के बारे में, आप उस चीज को ऑब्जर्व करिए,
आप सोप और डिटर्जेंट वाली चीज़ों को विजुअलाइज करिए, चीज़ों को देखिए कि इन जनरल आपके घर में जो कपड़े साफ होते हैं तो इसमें कैसे रिलेट हो रहा है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट, ओके, थैंक यू।